If a man does not know to what port he is steering, no wind is favorable to him. Rightly said by a Roman philosopher, Seneca. This session is on MBO, that is Management by Objective. I am Dr. Moona Tanna, Associate Professor, Department of Commerce, MKHS Gujarati Girls College, Indore. I am also a registered guide for PhD work of the Indore University, that is Devi Ahilya Vishwavidyalaya. So let us begin. That is management by objective, उद्देश्य विहित प्रबंध और उद्देश्य द्वारा प्रबंध. जब हम इसकी बात करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की, सो देयर आर टू टर्म्स, दो शब्द हमें दिखते हैं, मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव. लेट अस अंडरस्टैंड, इनको हम पहले समझते हैं. मैनेजमेंट क्या होता है? आप लोगों ने ये पढ़ा ही है 12th क्लास में एंड बीकॉम सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो उसमें ये आता है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. आई विल टेक ओनली सिंगल डेफिनेशन बिकॉज मैनेजमेंट की डेफिनेशंस बहुत सारी हैं. लेट अस टेक दिस डेफिनेशन. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रणाली है, ऑफ planning, organizing, directing and controlling to achieve organizational goals. यानी कि ये एक प्रणाली है योजना बनाने के लिए, आयोजन करने के लिए, that is organizing, दिशा देने के लिए, that is directing, और उसको नियंत्रण करने के लिए. क्यों ये सब किया जाता है मैनेजर के द्वारा? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल के उद्देश्यों को, ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव कर सकें. तो सिंपल टर्म्स में मैनेजमेंट को हमने समझा. सेकेंड वर्ड आता है ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्य. ऑब्जेक्टिव इज अ स्पेसिफिक कमिटमेंट टू अचीव अ रीजनेबल रिजल्ट विद इन अ गिवन टाइम पीरियड. दे आर द डिजायर्ड एंड रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यहां मैं जरूर समझाना चाहूंगी कि उद्देश्य और लक्ष्य में बहुत फर्क है. लेकिन आप जब बुक्स पढ़ेंगे या आप कहीं सुनेंगे तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव को एक ही मीनिंग में उसको ढाल दिया है, उसका एक ही अर्थ समझ लिया है. गोल्स की बात करें, जो लक्ष्य होता है वो एक ब्रॉड टर्म है, और ऑब्जेक्टिव्स जो छोटे छोटे हमारे स्टेप्स टुवर्ड्स दैट गोल, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम उद्देश्य को साथ में लेकर चलते हैं. और वो एक एंड पॉइंट है. जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीन्स हैं, मतलब हमारा जरिया है ऑब्जेक्टिव. लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल. एक कंपनी का गोल होगा, अगर कोई कंपनी माने कि मुझे इंदौर शहर में सबसे अच्छी कंपनी बनकर दिखाना है, ये गोल है. और उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते हैं, उद्देश्य डिसाइड होते हैं. हर एक का ऑब्जेक्टिव, हर एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए. मुझे लगता है ये काफी सिंपल है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. लेकिन इन दोनों शब्द को आजकल एक ही माना जाता है, जो कि सही नहीं है. अब आते हैं अपन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन पे. बहुत अच्छी, बहुत एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दी गई है पीटर ड्रकर साहब के द्वारा. द डेफिनेशन गोज लाइक दिस. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज रिगार्डेड एज अ सिस्टम, एक प्रणाली है, एज अ सिस्टम फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बोथ द इंडिविजुअल मैनेजर्स एंड द एंटरप्राइज एज अ होल बाय सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एट द कॉर्पोरेट, डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल्स मैनेजर लेवल. सो ये डेफिनेशन अगर आप याद कर लोगे बच्चों, तो आपको हर चीज अपने आप, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा और अपने आप सब आ जाएगा. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ जाएगी एमबीओ की, ऑब्जेक्टिव्स, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग. सो जस्ट लर्न दिस डेफिनेशन गिवन बाय पीटर ड्रकर. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज रिगार्डेड एज अ सिस्टम, एक प्रणाली है. क्यों अपनाई जाती है? ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, आपका जो प्रदर्शन है, आपने जो एक्शन करे हैं वो इम्प्रूव हो. और किसके इम्प्रूव हो? इंडिविजुअल के भी और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो. और ये कब पॉसिबल है?
जब हम उद्देश्य को मिलजुल कर मतलब हर लेवल पे सेट करेंगे तब हमें ऑर्गेनाइजेशनल के भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने को मिल जाएंगे और एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स को भी हम अचीव कर लेंगे। बड़ी सुंदर परिभाषा दी है पीटर ड्रकर साहब ने, आप उसको जरूर याद करें। अब इस डेफिनेशन से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे किसके, एमबीओ के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एमबीओ इज अ फिलॉसफी, गोल ओरिएंटेड अप्रोच है ये, इट इज अ गोल ओरिएंटेड अप्रोच, कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल गोल्स आर फुलफिल्ड, MBO has multiple uses, MBO is top down and bottom up approach in result management. So these are the characteristics of MBO. Let us understand them one by one. As a philosophy, एक पूरा दर्शन है। MBO is a philosophy. It cannot be defined as a technique. ये कोई औजार नहीं है। हम कई बार इसको एक टेक्निक मानते हैं प्लानिंग और कंट्रोल की, लेकिन it is not a technique. It is the whole philosophy of management. Because it defines how to achieve, कैसे हम अचीव करें, और ये डिफाइन नहीं करता है कि हम क्या अचीव करें, वो तो मालूम ही है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है। इट रेस्ट ऑन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन, इट्स बिहेवियर एंड मोटिवेशन, इट अप्लाइज टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन एज होल। ये बार बार पॉइंट आ रहा है कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखते हैं, हम मतलब MBO प्रोग्राम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखता है और इंडिविजुअल का ध्यान रखता है, इसीलिए इसको दर्शन माना गया है, एक टूल नहीं माना गया है। इट इज अ गोल ओरिएंटेड अप्रोच। जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट इज अ गोल ओरिएंटेड अप्रोच, इट फोकसेस ऑन राइटिंग गोल्स। ये देखिए हमेशा MBO के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, जो डिसाइड किए गए हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में रहते हैं, ओरली कुछ भी नहीं होता है। इसमें सुपीरियर्स अपने गोल लिखेंगे, सबऑर्डिनेट्स अपने गोल लिखेंगे, है ना। इट इज नॉट ओरल, सो इट इज ऑलवेज इन राइटिंग एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो अपन ने 3 लेवल्स 12th में भी पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। गोल सेटिंग बिगिंस एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल। मैंने ये बताया है गोल का मतलब कि गोल ओवरऑल जो लास्ट टारगेट रहता है आपका, जो एंड रिजल्ट, दैट इज गोल, एंड दैट इज ऑलवेज सेट बाय the top management, and this goal it filters down. वो गोल कम्युनिकेट किया जाता है दूसरे लेवल को, दूसरे लेवल अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं उस गोल को अचीव करने के। सो इट फिल्टर्स डाउन एट ईच लेवल, सो दैट इज गोल ओरिएंटेड अप्रोच। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल गोल्स। It is a process of setting objectives of the organization as well as of individual, a process whereby the subordinates and the superior jointly identify common goals and define their responsibility. This is participative management style, where boss is not a boss, subordinate is not a subordinate. कोई बॉस नहीं है अभी इस सिचुएशन में और कोई सबऑर्डिनेट नहीं है। वो लोग एक रूम में एक जगह बैठ के सब लोग डिसाइड करते हैं इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हम क्लासरूम टीचिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एक टीचर हूं और मैंने ये कहा क्लास में कि एवरीवन इन द क्लास शुड अचीव 85% इन माय सब्जेक्ट, सो दैट इज द गोल। ओके, नाउ सब लोग चिल्लाएंगे, सब स्टूडेंट्स, नहीं मैडम हम तो 85%, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ पास होना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बस ये है कि एवरेज मार्किंग हो जाए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मुझे 60% आ जाने चाहिए, एंड सम स्टूडेंट्स मे गो फॉर 85% ऑफ मार्क्स। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिविजुअल आर डिफरेंट, सो हाउ कैन आई अचीव 85% ऑफ मार्क्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो फिर बैठ के बात करी और फिर हम कंक्लूजन पे निकले कि हम 85 को 70% के लेवल पे ले आते हैं। सो एवरीवन
in the class decided in common that 70% हम सब achieve करेंगे. तो ये होता है goal setting, that is between the superiors and the subordinate. And the responsibility is given to everyone. The responsibility is decided by everyone. वो खुद की responsibility भी decide करेंगे इस characteristic के हिसाब से. The next characteristic is it has multiple uses. Now, MBO program is exhaustive. It has multiple uses. एक ही काम नहीं करता है, बहुत सारे काम हैं. It promotes self-control. It promotes self-control क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल ने ही अपने ऑब्जेक्टिव्स तय किए हैं, अपने और ऑर्गेनाइजेशन के भी, और कैसे? खुद ने नहीं, मिलजुल कर. बॉस और सबऑर्डिनेट ने मिलजुल कर ऑब्जेक्टिव्स तय किए, और जब हम खुद कोई चीज तय करते हैं तो हम अपने आप पे कंट्रोल भी रखते हैं. सो इंडिविजुअल एम्प्लॉई विल हैव सेल्फ कंट्रोल. दैट इज द पॉइंट. Used in performance appraisal. What is performance appraisal? That is प्रदर्शन की जो मूल्य करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता है. आप कोई काम कर रहे हो और आपकी मम्मी देख रही है कि आपने वो काम ठीक से किया है या नहीं किया है. Her methods can be different. Observation is one of the method. वो देख रही हैं. So that is a method of performance appraisal. MBO में performance appraisal को बहुत importance दिया गया है, और हर व्यक्ति का, हर एम्प्लॉय का इंडिविजुअल यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है. Used in decision making. Fast decisions are taken. It is said that this is the use of MBO. Decisions इसलिए fast क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स पे, गोल्स पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, और एक नतीजे पे जल्दी पहुंच सकते हैं. Used in setting plans. योजनाएं बनाने के लिए अगर बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ आइडिया देते हैं, अपना एक्सपर्ट नॉलेज शेयर करते हैं, तो जरूरी जल्दी से ही योजनाएं सब बन जाती है MBO के द्वारा. यूज्ड एज अ कंट्रोल टेक्निक और टूल. हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि क्यों MBO को एक कंट्रोल टेक्निक बोला गया है. तो हम वहां पे अच्छे से इसको समझेंगे. कंट्रोल टेक्निक मतलब ये नियंत्रण में हमें मदद करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को. The next characteristic is it is a top-down and bottom-up approach. Here it aims at the optimum use of organizational resources. जितने भी resources, जितने भी साधन एक संगठन के पास है, उन साधनों को maximum utilize करके common objective को achieve किया जाता है. It allows management to attain maximum results from available resources. It gives opportunity to individual to make creative decisions. You have to use your resources in a way that the cost is reduced and the objectives are achieved. And this is done by MBO. So these were the characteristics of MBO. मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैं फिर एक बार बोलती हूँ कि जो पीटर ड्रकर की डेफिनेशन थी उसको अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो अपने आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MBO के कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने आंसर शीट एग्जाम में. अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MBO को डिस्कस करते हैं. First objective of MBO is to set organizational and individual goals. ये बार बार रिपीट हो रहा है पॉइंट कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को और इंडिविजुअल गोल्स को MBO के द्वारा सेट करते हैं. सेकेंड, to measure and judge performance, to identify the job to be done, to enhance communication, संप्रेषण को अच्छा करना, to stimulate motivation, प्रेरणादायक बनाना, and to serve for the organizational control, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नियंत्रण में लाना. ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे MBO के. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, दैट इज प्रोसेस ऑफ MBO, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव.
जो चार्ट आप देख रहे हैं, जो कंटिन्यूस प्रोसेस उसको दर्शाता है कि एमबीओ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे म्यूचुअल सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स, एंड सेकंड इज, उसका एरो नीचे हो रहा है और वो बता रहा है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। Now these 2 points they are of planning। ये योजना बना रहे हैं कैसे दोनों मिलजुल के, दोनों मतलब सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स मिलकर ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, खुद के भी और ऑर्गेनाइजेशन के भी। और जब वो परफॉर्मेंस करेंगे तब उनका परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं, उसका क्राइटेरिया भी वो सोच के ऑलरेडी रखते हैं। सो दिस पार्ट इज अ प्लानिंग प्रोसेस। उसके बाद जॉब परफॉर्मेंस मतलब काम करना शुरू किया। जब हमने काम करना शुरू किया तो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड चार्ट का उसमें कंट्रोलिंग प्रोसेस आ जाएगा, ऑन गोइंग रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस। जब आप काम कर रहे, जब एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनका रिव्यू हर दिन, हर 2 दिन, हर महीना जो डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो रिव्यू करते जाता है कि आपने काम कैसे और कितना करा, जो एक्सपेक्टेड टाइम था और जो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स थे उसके हिसाब से। और जब आपने परफॉर्मेंस पूरा खत्म कर दिया, दैट इज एंड ऑफ द परफॉर्मेंस, आपका फिर एक बार रिव्यू होता है। और जब डेविएशंस हैं, कोई भटकाव है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं किए, तो ये फाइंड आउट किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करें नेक्स्ट पीरियड के लिए, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सो जब डेविएशंस हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव कर रहे हैं, तो करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। ये पूरे प्रोसेस को हमने 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट इज सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, second is revision of organizational structure, third performance appraisal, and fourth is feedback। So first setting of objectives, बार बार अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि ऑब्जेक्टिव्स का सेटिंग जो है वो सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स मिलजुल के करते हैं। और किसको ध्यान में रखते हुए करते हैं? रिसोर्सेज को, टाइम फ्रेम को, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ऑब्जेक्टिव्स का चयन किया जाता है, दोनों के मिलजुल के प्रयासों से। तो इसमें अपने को बड़ा सिंपल लगता है कि ऑब्जेक्टिव सेट करने, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स किसके हिसाब से सेट करने हैं? इंडिविजुअल के हिसाब से भी और ऑर्गेनाइजेशनल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू कंसिडर द रिसोर्सेज। जितने साधन है उतने ही तो उसी तरह से तो ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। अगर साधन कम है और ऑब्जेक्टिव्स आपने बहुत हाई रखे तो जनरली स्पीकिंग आपको डिसअपॉइंटमेंट आखिरी में होगा। दूसरी बात, अगर आप में ताकत बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है और ऑब्जेक्टिव्स आपने बहुत कम छोटे रखे तो भी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है। और इसीलिए इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। टाइम फ्रेम का जरूर ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और कम्युनिकेशन का भी। दैट इज एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नो व्हाट ही हैज टू डू एंड हाउ ही हैज टू डू। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जब ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चुका है, मालूम हो गया है ऑब्जेक्टिव्स क्या करने हैं, क्या अचीव करने हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी और बॉस के लिए सुपीरियर लेवल पे भी, देन द होल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल चेंज, will have to be changed। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि बिल्डिंग को तोड़ के फिर से बना रहे हैं, नहीं, गलत। इसमें सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स की जो रिलेशनशिप है उसको चेंज होना है। Everyone should know now that to whom he has to report and from whom he is going to get orders। इन लोगों की आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन लोगों में आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये पूरा फिर से it is a revision of organizational structure। Next point is performance appraisal। Yes, जब स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, जॉब के बारे में पता चल गया कि किसको क्या करना है, सब लोग काम करने लग गए। काम करने लग गए, लेकिन कैसे काम कर रहे हैं उसका इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, जो कि सुपीरियर्स के द्वारा अलग अलग मेथड्स में होता है। एंड दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। बहुत जरूरी है कि कौन कितना कब कैसे परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। सो दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल।
The last but not the least step of the process, that is feedback. कहते हैं कि अगर फीडबैक नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं है पूरे प्रोसेस को करने का। फीडबैक दोनों तरफ से जरूरी है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपने कोई काम मुझे दिया तो मुझे बताना है कि ये काम संभव नहीं है मेरे से, अदरवाइज वो सोचकर बैठ जाएगा कि इसको तो मैंने दे दिया, ये हो जाएगा काम। सो दोनों तरफ से feedback is important. That is, after evaluation, the feedback is provided to the higher authorities so that if there is any deviation, कोई भटकाव है, कोई गड़बड़ है प्रोसेस में, तो उसी समय उसको रोक लिया जाए। प्रोसेस खत्म होने के बाद भी अपन ये कर सकते हैं, क्योंकि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट पीरियड के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स तय करने हैं, तो बीच बीच में अगर हम सुधार लेते जाएं तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत जल्दी से फुलफिल हो सकते हैं। सो फीडबैक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये था अपना प्रोसेस ऑफ MBO, जो कि 4 स्टेप्स में डिवाइडेड था, 4 स्टेप्स। एंड नाउ MBO में क्या ताकत है, स्ट्रेंथ। इसको हम स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, इसको हम एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, इसको हम बेनिफिट्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स ये ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी जैसे पूछते हैं तो हम बुक में आपके स्ट्रेंथ लिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या, वो एडवांटेज आया तो मैं क्या लिखूं। सो द सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी एडवांटेजेस ऑफ MBO और बेनिफिट्स ऑफ MBO, वन एंड द सेम थिंग। The first point is it encourages result-oriented philosophy. Second, encourages commitment. It promotes motivation, facilitates control. It improves performance appraisal. And because of all these points, there is cordial relationship between the superiors and the subordinates. Let's take them one by one and please pay attention. That is, first is encourages result oriented. See, all the managers, they perform different types of activities, and each activity is towards, its focus is towards the end result, that is objectives, or we can say goals of the organization. The proper word here is goals. So all the activities, they are result-oriented activities. Next is encourages commitment. Yes, the meaning of the word commitment हम ये किससे प्रूव कर सकते हैं? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भीष्म पितामह। उन्होंने जो कमिटमेंट किया था अपने ऑर्गेनाइजेशन हस्तिनापुर के लिए, वो हमेशा सदैव याद रखा जाता है। और ये कैसे बिल्टअप होता है? MBO के द्वारा, अपने मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में। Because they sit together, the boss and the subordinates, they sit together, they decide the objectives, and because they sit together, क्या डेवलप होता है? कमिटमेंट डेवलप होता है। This is the benefit of MBO. The next is it promotes motivation. See, MBO is very transparent. The program is very transparent. Everyone in the organization, whether he is a superior or the subordinate, everyone, सबको मालूम है कि उनको करना क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना है, और इंडिविजुअल गोल्स क्या है, वो कैसे काम करेंगे। जब हमको सब कुछ मालूम है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, देन नेचुरली वी आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स द वर्क। हमें इच्छा होती है वो काम करने। जहाँ कंफ्यूजन होता है, जहाँ कन्फ्लिक्ट होता है, हमारी सारी इच्छाएं मर जाती है। एम्प्लॉई मोटिवेशन के साथ सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगा, तो उसको अगर वो अचीव भी करेगा तो नेचुरली उसको क्या मिलने वाली है? शाबाशी, प्रेज मिलने वाली है, और वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेते हुए खुद का भी ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ MBO इज इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल। हमें पता है, क्योंकि हमने प्लानिंग और कंट्रोल, 2 फंक्शंस ऐसे हैं मैनेजमेंट में जो इंटर रिलेटेड है। सो प्लानिंग करी, परफॉर्मेंस किया, उसके बाद अगर जो डेविएशन है, जो भटकाव है, जो हम भूल गए थे, जो फैक्टर्स पे हमने ध्यान नहीं दिया, उन फैक्टर्स को ठीक करते हुए नेक्स्ट पीरियड के ऑब्जेक्टिव्स को हम तय करेंगे।
सो मेरे एग्जाम्पल में याद रखो कि जो 85% लाना था, अगर बच्चे नहीं ला पाए तो इंडिविजुअल को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव क्यों नहीं हुआ। सो इन दैट केस हमने देखा कि बच्चों ने पार्टीज ज्यादा करी, बच्चे मोबाइल में थे, ये हमारे कंट्रोल में है। तो हम नेक्स्ट पीरियड के लिए जब हम पढ़ाई करेंगे तो ये दो चीज को बिल्कुल इग्नोर करेंगे और हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। Improved performance improves performance appraisal. MBO improves performance appraisal. परफॉर्मेंस अप्रेजल इसलिए क्योंकि हमारा पूरा ध्यान किस पे, ऑब्जेक्टिव पे है, कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए, कोई भटकाव नहीं होना चाहिए। इसलिए समय समय पर मूल्यांकन को इम्प्रूव करने के डिफरेंट मेथड्स, क्या क्या मेथड्स हैं, क्वेश्चनर है, क्वेश्चंस पूछ के आप दूसरों का परफॉर्मेंस, आपने ये काम कितने देर में किया वो बताएगा। आपको येस नो में आंसर देना है, ये एक मेथड हो सकती है। इंटरव्यूज लिए जा सकते हैं, एग्जाम्स ली जा सकती है एम्प्लॉयज की, ताकि आपको उनका सुपीरियर्स को उनका नॉलेज, उनकी कैपेबिलिटीज मालूम पड़े। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब चीजें जो बेनिफिट्स बताई है, इससे क्या होगा, देयर हैज टू बी कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, जो कि एमबीओ प्रोग्राम अचीव करता है। एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनती है क्योंकि मिलजुल कर वो लोग साथ में बैठ के ऑब्जेक्टिव्स तय कर रहे हैं। सो कॉर्डियल रिलेशनशिप मतलब एक अच्छी साउंड रिलेशनशिप जिसके कारण कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, वो आगे बढ़ाएगा ऑर्गेनाइजेशन को एज वेल एज इंडिविजुअल को। ये हमने सारे बेनिफिट्स देखे, स्ट्रेंथ देखी एमबीओ की। नाउ गुड सेइंग बाय पीटर ड्रकर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वर्क्स if you know the objectives. Now that is very important. I repeat, management by objective works if you know the objectives, but 90% of the time you don't know. स्टूडेंट से जब मैं क्लास में पूछती हूँ कि आगे क्या करने की प्लानिंग है, अरे मैडम हमने तो पता ही नहीं किया, अभी मालूम नहीं। सब जब मालूम ही नहीं है इस एज में, व्हेन यू आर डूइंग एमकॉम और एमकॉम के बाद क्या करने वाले हो, तो हो सकता है आप जो अचीव मन में करने वाले थे, जो ड्रीम्स हैं, जो डिजायर्स हैं, वो अचीव ना कर पाए, बिकॉज यू हैव नॉट डिसाइडेड योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर लाइफ। सो इट इज वेल सेड बाय पीटर ड्रकर, एंड दिस शोज द वीकनेसेस ऑफ or the limitations of MBO. The first is incomplete understanding of MBO philosophy. Second, poor planning and lack of guidance. Difficulty in setting objectives, time consuming, inflexibility, and inability of managers. Let us take them one by one again. Limitation of MBO. It says that इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमबीओ फिलॉसफी। किसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कौन कंफ्यूज्ड है, दैट इज मैनेजर। मैनेजर को यही नहीं मालूम है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कि उसको ये एमबीओ जो प्रोग्राम है वो क्यों लाना है। ही इज नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, कौन क्या करेगा, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं है। कई बार ऐसे लोग पोजीशन पे बैठ जाते हैं जिनके पास पोटेंशियल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, एंड सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एमबीओ, और एमबीओ प्रोग्राम यहाँ पर फेल हो जाएगा। The next weakness of MBO program is poor planning and lack of guidance. अगर प्लानिंग ही नहीं है इम्प्लीमेंटेशन के पहले, तो गाइडेंस भी नहीं दे पाएंगे सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को, और जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को गाइडेंस नहीं देंगे तो जो इम्प्लीमेंट किया हुआ भी एमबीओ प्रोग्राम आपका पूरा फेल हो जाएगा। सो दैट इज अ लिमिटेशन। डिसएडवांटेज, वन ऑफ द डिसएडवांटेज, जो लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस एंड वीकनेसेस सब एक ही चीज है। डिफिकल्टी इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स,
ना हमने शुरू से आखिरी तक अभी तक ये पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, इट इज नॉट अ सिंपल टास्क, और कुछ एरियाज में तो बिल्कुल ही सिंपल नहीं है क्योंकि वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसको हम सेट नहीं कर पाते हैं। एज इन द केस ऑफ एग्जांपल जो मैं दे रही हूँ, बिहेवियर, you cannot set your behavior, the behavior of employee in quantitative कि ये 10% अच्छा behavior है, ये 20% अच्छा behavior, no, बिहेवियर अच्छा है या बुरा है। सो इट इज क्वालिटेटिव टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने में थोड़ी दिक्कत जाती है। सो बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज जब सेट करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। नेक्स्ट लिमिटेशन, कुछ मैनेजर्स ये कहते हैं इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कंसल्टेशन, मिलजुल कर बात करनी है, ज्यादा बात होती नहीं, चाय पानी नाश्ता यही सब होता रहता है मीटिंग्स में जनरली स्पीकिंग। सो कंसल्टेशन एंड एक्सप्लेनेशन, आपको समझाना पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को, एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि पार्टिसिपेशन नेसेसरी है तो उनके आइडियाज, उनके सजेशंस को भी मायने देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, एंड मैनेजर सेज दैट इट इज लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट इज लिमिटेशन में inflexibility. MBO is inflexible because जो objectives आपने सेट किए हैं तो हो सकता है वो 6 महीने के लिए हो सकता है 1 साल के लिए, और इस दौरान if there is any change in the environment, you will not be, the boss and the superiors or subordinates will not be able to change the objectives, and so it is known as, it is very inflexible, and that is not a good sign. Inability of managers. If the managers are not competent enough, so they will resist to delegate the authority, which is a punch, we can say a punch statement, that is you have to delegate the authority in case of MBO program, and because of incompetent person as a manager, he will not delegate the authority to subordinate. So lot of limitations, but lot of benefits also. To overcome these limitations or weaknesses, what should be done by the organization? So the title here is How to Make the MBO Program Effective. The purpose of MBO program should be made clear. It should have full support, involvement, and commitment of the top management. Proper participation of subordinate should be ensured. It should be flexible. Managers should delegate authority and give opportunities to their subordinate. So these are the effective ways. Let us understand them. The purpose of the MBO program should be very much clear. It should be transparent. That is, everyone in the organization should know what he has to do and what are the objectives. It should have full support, involvement and commitment of top management. कई बार देखा है top management खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं MBO प्रोग्राम को, और वो फिर सबऑर्डिनेट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनको करना चाहिए, उनका कमिटमेंट होना चाहिए और इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। Proper participation of subordinates should be ensured. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल अपनाना है, अथॉरिटी देना है, इसमें सबऑर्डिनेट्स को आपको ये बोलना है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप सजेशंस दे सकते हैं, आप आइडियाज दे सकते हैं फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। MBO प्रोग्राम पूरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो रिजिड नहीं होना चाहिए। इट शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, उसकी सक्सेस के लिए। और मैनेजर्स को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी सबऑर्डिनेट्स के पास है उतनी ही बैलेंस्ड अथॉरिटी मैनेजर्स को डेलीगेट करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको अथॉरिटी देंगे तभी सबऑर्डिनेट्स दे कैन वर्क, और आपका पूरा MBO प्रोग्राम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है वो सक्सेसफुली वर्क करेगा। So dear friends, in this session I have covered about the topic that was MBO, management by objectives, its characteristics, definition, characteristics, objectives, strength, weaknesses, and how to make this program a successful one. So all the best for your exams.
and for your life ahead. God bless you.